अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन करंट अफेयर स्पेशल में आज हम बात करेंगे हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से। हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक में तमाम लोगों की दस्तरस में सेहत की सहूलियात नहीं होती हैं और फिर बहुत महंगी ये सब चीज़ें होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं अपने हेल्थ इश्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कुछ इस किस्म के प्रोग्राम्स आपके सामने लेकर आएँ ताकि घर बैठे आपको अपने बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो मिल जाए और आप उस पर अमल भी करें और इन इश्यूज़ से बच सकें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ हमारा जो हेयर लॉस हो जाता है, बालों का जो नुकसान होता है, उसके हवाले से भी फिर इसके लिए कुछ ख़वातीन जो हैं वो एक्सटेंशंस की तरफ जाती हैं और मर्द जो हैं वो इसके हवाले से या तो पैचेस वगैरह लगवाते हैं, विग का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो भी यहाँ पर तरीक़ाकार हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर राइज है, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह से इस पर अमल किया जा सकता है, कैसे अपने हेयर लॉस को रोका जा सकता है और ये सारे जो तरीक़ाकार हैं वो किस तरह से अपनाए जा सकते हैं और ये कितने कामयाब हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और एक और बहुत अहम इशू हमारे पास बच्चों की सेहत के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मौसम भी तब्दील हो रहा है और इस मौसम में बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं बच्चों के जो जन्म लेते हैं, उस पर भी हमें बात करने की ज़रूरत है। फिर इन दोनों चीज़ों को अगर मैं आपस में मिला लूँ तो कुछ ऐसी ये सारे जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं हमारे, या हेयर लॉस की बात कर लें या स्किन के हवाले से हमारे कुछ इश्यूज़ होते हैं जो ओवरऑल आपको एक इमेज आपका बना देते हैं लेस अट्रैक्टिव होने का, उसका फिर हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है, हमारी नफ्सियात उससे किस तरह से मुतासिर होती है। हमारे यहाँ इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जाता और इसको बहुत फोकस भी नहीं किया जाता, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि हमारे जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको भी टच करें कि किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है और जो इश्यूज़ हैं इनको कैसे कम किया जा सकता है। बहुत रेलिवेंट किस्म के गेस्ट जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। फ़ारूक नौशीन साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं, हेयर कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ीशान ग़नी साहब, बेहद सीनियर हैं प्रोफेसर साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बच्चों के हवाले से मैंने बात की, बहुत सारी चीज़ें हमें समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। और इनके साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अरूज इलियास भट्टी साहिबा। अरूज साहिबा जो हैं ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अरूज आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फ़ारूक आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत एक अहम इशू है हमारे यहाँ हेयर लॉस का। ख़वातीन तो चलें फिर भी कुछ ना कुछ मैनेज कर लेती हैं, फिर भी एक्सटेंशंस की तरफ चली जाती हैं। मर्दों के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना उन्हें जो है वो करना पड़ता है और बड़ा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाते हैं। मुझे ये बताइए कि किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है जब हेयर लॉस की हम बात करते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, क्यों इतना ज़्यादा हेयर लॉस होता है और फिर हमारे यहाँ शायद इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, इंटरनली भी कोई इसका इतना ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, बस फोकस किया जाता है कि एक्सटर्नली किसी तरह से इसको फिक्स कर लिया जाए। बेसिकली जब भी किसी को हेयर लॉस होता है तो नॉर्मली वो जिस शहर में रह रहा होता है तो उसके शहर के पानी को ब्लेम कर रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर इस्लामाबाद की बात करें तो जो लोग दूसरे शहरों से आए हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि वो जी हम तो पहले किसी पहाड़ी में रहते थे तो इस्लामाबाद आए तो बाल ख़राब हो गए, लाहौर में रहते थे तो ठीक थे तो इस्लामाबाद में एक आम शिकायत है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं उन्हें यही जवाब देती हूँ, ऐसी बात हो तो इस सारे इस्लामाबाद के बासी जो हैं उनके सर पे बाल ना हो। ये बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि नॉर्मली आपकी एज के साथ साथ विजिबल होता है। कुछ लोगों को टीन एज में आ जाता है 17, 18 में, कुछ लोगों को 25, 26, डिपेंड करता है कि आपका फैमिली का पैटर्न क्या है। तो नॉर्मली बजाय कि वो फाइंड आउट करने की कि प्रॉब्लम क्या है तो लोग उन चीज़ों की तरफ भागते हैं जो कि उनको ही नुकसान पहुंचा देती है। मार्केटिंग हो रही होती है, नजर आ रहा होता है, बस तरह-तरह के ऑयल्स आप लगा रहे हैं और शैम्पूज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप प्रॉपर जब ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं कि जैसे ही हेयर लॉस हुआ तो फ़ौरन जी किसी ने देखा कि तुम्हारी तो डेंसिटी बहुत लो हो गई है तो आओ चलो तुम तो पैच लगवा लो। अब पैच लगाने का प्रॉब्लम ये है कि वो जब सेल कर रहे होते हैं तो आपको ये नहीं बताते कि उसके लिए आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। वो कहेंगे कि जी देखिए वो फ़लाँ एक्टर ने कराया, वो फ़लाँ क्रिकेटर्स तो नॉर्मली नहीं कराते, फ़लाँ पर्सन ने करा लिया, मेरे दोस्त ने करा लिया, मैं क्यों ना कराऊं। अब उससे ये होता है कि आपकी बाल्डनेस का पैटर्न इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज़ आपकी स्काल्प पे जब चिपकी रहती है तो उसकी वजह से वो बाल जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिन्होंने नहीं ख़राब होना होता वो भी हो जाते हैं। और जैसे जैसे ख़राब होते हैं तो ऑब्वियसली आपका पैटर्न बढ़ता जाता है और आप साइकोलॉजिकली फिर इतना उस चीज़ के अंदर चिपक जाते हैं आप उस मेंटली कि आप उससे निकलने का सोच ही नहीं सकते हैं। फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता जब आप हेयर पैच की तरफ चले जाते हैं। तो मैं तो हर पेशेंट को यही समझाती हूँ कि वैल्यू योर ओन हेयर। आपका अपना बाल जो अल्लाह ने आपको दिया है वो प्राइसलेस है, चाहे वो थोड़े हैं। अब ख़वातीन की जैसे आपने बात की
कि ख़वातीन जब हेयर एक्सटेंशन करवाती हैं हाँ। तो उनका अपना बाल बुरी तरह टूट जाता है। तो वो नॉर्मली जब ये जो परमानेंट एक्सटेंशंस का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है, कहा जाता है, होती वो नहीं है। वो बेसिकली यहाँ तो थ्रेड से आपके बाल के साथ बांध देते हैं। तो वो आपके जिस बाल के ऊपर वो बनता है, वो बाल नॉर्मली इतना डैमेज हो जाता है कि आपकी प्राइमरी रूट उससे निकल आती है स्कैल्प से, उससे आपका बाल बिल्कुल टूट जाता है। तो वो आपको 5 से 6 महीने के बाद उनको खुलवाना पड़ता है। जब आप खुलवाते हैं तो आपके अपने बाल जो है वो हाफ हो चुके होते हैं। ओह माय गॉड। चले एक फंक्शनल या शादियों में यूज करने का प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप वक्ती तौर पर ओकेजनली आप लगा लें, लेकिन जो लोग वो अपने बालों के साथ बांध के फिर रहे हैं उनको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब वो 5 महीने 6 महीने उसके साथ गुजार लेते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ क्योंकि जब बिजनेस बनता है तो फिर उसको वो हाईलाइट करते हैं सिर्फ उसके फायदे, नुकसान आप पूछेंगे भी तो आपको कोई नहीं बताएगा। तो अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की ही, तो नॉर्मली जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी ये नहीं है कि आपके बाल गिर रहे हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें। यानी सबके लिए ये एडवाइस नहीं करते हैं हम ये ऑप्शन सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। जो ग्रेड होता है, आपकी बाल्डनेस का पैटर्न होता है, एज होती है, आपकी मेडिकल कंडीशन होती है, उसके ऊपर डिसीजन किया जाता है। लाइक अगर किसी भी शख्स को डायबिटीज है तो पहले हम HbA1c टेस्ट करवाते हैं, तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं। ये नहीं है कि आप आए और किस किस्म की बीमारियों को पेश नजर रखा जाता है? हार्ट की जो हार्ट और अगर किडनी की प्रॉब्लम है, लाइक आपकी जो भी ऐसे डिजीजेज हैं जो कि स्वेयर हैं, उसकी सूरत में आप बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, वो आपको बेहतर एडवाइस करेंगे। और अगर वो आपके पास भी आते हैं तो आप लोग उन्हें एडवाइस करते हैं कि पहले अपने वो टेस्ट करवाएं? पहले अगर हमारे पास आते हैं तो हमारे पास फैसिलिटी होती है, तो हमारे पास मल्टीपल डॉक्टर्स भी होते हैं, तो हम उनकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके फिर डिसीजन होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि ये इस तरह से नहीं है कि आप आए और आप करवा लें, ये इस तरह से है कि इसके ऊपर पहले हम पूरा पेशेंट को लेके। अच्छा, नॉर्मली किस एज ग्रुप को आप आइडियल कंसीडर करते हैं? 20 से लेके 45 तक बहुत आइडियल है, क्योंकि इसमें लोगों को बीमारियां प्रॉब्लम्स कम होती हैं। मर्दों को 2 बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, एक उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और दूसरा उनकी डायबिटीज़, और ये ज़्यादातर वेट की वजह से होते हैं। अगर आप अपना वेट कंट्रोल रखते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो जब भी हमारे पास भी कोई पेशेंट आता है तो हम उसे एक नज़र में असेस कर लेते हैं कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। अगर वो हैं तो पहले हम देखते हैं कि वो प्रॉब्लम हल हो, तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। ठीक है। अच्छा, मैं ये सारा प्रोसीजर भी आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एक आम परसेप्शन है कि बहुत पेनफुल होता है, पता नहीं सक्सेस रेशो क्या है क्या नहीं है। ये मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आती हूँ, पर प्रोफेसर साहब को भी हम गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर ज़ीशान साहब, ज़रा बच्चों के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त के आजकल जो मौसम चल रहा है, वेदर तब्दील भी हो रहा है, इसमें अमूमी किस किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो बच्चों को लाहक होती हैं, या फिर जिस तरह से पहले हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के हवाले से भी बात कर रहे थे, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। बेसिकली इस टाइम जो सर्दियों में, विंटर में, और स्पेशली ये चेंजिंग वेदर है, इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होती जाती है। ऑल दो के 2 बड़ी इन्फेक्शन हैं बच्चों में जिसका हम अगर बचाव कर सकें तो हम तकरीबन अपनी 90% पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। उसमें एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, और एक्यूट GIT इन्फेक्शन। ऑल दो के ये सीज़न एक्यूट GIT इन्फेक्शन का नहीं है, लेकिन चेंजिंग वेदर में थोड़ा सा जब हॉट होना शुरू होता है वेदर, तो उसमें ये लोगों को जरा थोड़ा सा आम ज़बान में आप बताएंगे, आम फहम GIT इन्फेक्शन से क्या मुराद लेते हैं? पेट की बीमारियां आती है जिसमें लूज मोशन या डायरिया जिसे हम कहते हैं वो आ जाता है। टाइफाइड फीवर, जो आपने नाम भी सुना होगा, एंटेरिक फीवर या टाइफाइड फीवर आता है। फिर एक एक्यूट हेपेटाइटिस है जो मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में यरकान है, वो हेपेटाइटिस A इन्फेक्शन है। तो ये तीनों मेन जो है GIT इन्फेक्शंस में आती हैं। ठीक है। और इस वेदर में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चेंजिंग वेदर में ज़्यादा कॉमन है, और उसमें स्पेशली एलर्जिक प्रॉब्लम्स। अच्छा, सिम्टम्स भी थोड़ी सी बता दें हमें कि किस किस्म के अलामत महसूस होती हैं? इन्फेक्शन में सिम्टम्स खांसी हो सकती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो सकती है, बुखार हो सकता है। इसके अलावा अगर सुयर चले जाएं तो जिसको हम कहते हैं नमूनियास डेवलप हो जाते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले ये है कि इसमें बचाव कैसे आपने करना है। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज क्योंकि इसमें प्रिवेंशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसका देखना है कि ये कैसे स्प्रेड कैसे करती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये 2 तरह से स्प्रेड करती है, या एयर से जाती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या आपकी हाथ वगैरह, आप बच्चे हैं गंदे हाथ टच करते हैं आंखों में या नाक में या मुंह में, और सेम इज ट्रू विद कोरोना वायरस, सेम वे स्प्रेड करता है। तो प्रिवेंशन ऑलमोस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की हमेशा से वही है जो अब हम
सीख रहे हैं जी कोरोना वायरस में जो है। बेसिकली इसमें बेटर वे ये होता है कि जो बच्चे स्पेशली एट रिस्क हैं, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, तो उनको एलर्जिक डिसऑर्डर की जिनको हिस्ट्री है वो मास्क वगैरह पहनना चाहिए। क्रॉस इन्फेक्शन से जितना बच सकें उतना बचना चाहिए। ख़ास एक डिस्टेंस रखें अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो। कोशिश करें कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जिस रूम में बच्चे या स्कूल जा रहे हैं या घर में है प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम हो जी। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। प्लस ये है कि जिस तरह बहुत से बच्चे एलर्जिक होते हैं जिससे डस्ट से बचाव है, पोलन से बचाव है। बहुत से बच्चे वेरी कॉमनली एलर्जिक डिसऑर्डर पिछले एक डेकेड से बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उसकी रीज़न प्रॉपर्टी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ वन थिंग, लेकिन हमारा इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है लाइक स्मोक से है, परफ्यूम, पाउडर, स्प्रे, एयर फ्रेशन, दे आर रिस्क फैक्टर्स फॉर एलर्जिक डिसऑर्डर। और इस सीज़न में एलर्जिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट जब ये चीज़ें एक्वायर करते हैं, डस्ट गई, पोलन गई, तो फिर वो अपना एलर्जिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो सेंसिटिव होता है और वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बाद में खांसी, बुखार, न्यूमोनिया डेवलप हो सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में स्प्रेड को रोकना है, नंबर 1 फ्रॉम एयर। और इसके अलावा प्रॉपर हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड वॉशिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इवन ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और जो जीआईटी इन्फेक्शन है जिसमें टाइफाइड है, डायरिया है, और इससे बचा जा सकता है सिर्फ आप हाइजीनिक कंडीशन अपनी बेहतर कर लें, उसको इम्प्रूव कर लिया जाए। बच्चों के हाथ पाथ जी बिल्कुल प्रॉपर धुलवाते रहें, बच्चे हैं या इवन बड़े हैं, बड़ों में भी सेम इज ट्रू विद अडल्ट। ठीक है। और अरूज, अब आपसे बड़े इम्पॉर्टेंट वो जो हमारा वो सवाल है, ये सारी जो बातें हैं वो हम सुनते भी रहते हैं, लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ के हवाले से जो है वो ओवरऑल इतना इस पे काम नहीं किया जाता है। इसका क्या इम्पैक्ट आप देखती हैं कि अगर फिज़िकली कोई इतना बेहतर आप ये देखें कि आपका अगर नहीं इम्प्रेशन या इमेज नहीं बनता है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो थोड़ा सा आपको लेस अट्रैक्टिव अगर आप अपने आप को महसूस करते हैं, हेयर लॉस है या बाकी सारे कुछ इश्यूज़ हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है? जी थैंक यू। जी बिल्कुल, इसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा आप मुतासिर हो रहे होते हैं। आप इर्द गिर्द लोगों से कतराना शुरू कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होना शुरू हो जाती है, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं जो हूँ अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। इसके अलावा आप अगर वर्क प्लेस पे चले जाएँ तो वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा शाय फील करेंगे। तो ये चीज़ आपके अंदर ना एक सोशल फोबिया की टर्म यूज़ करते हैं कि आपके अंदर वो डेवलप कर देती है। फोबिया होता है किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम पे डर होना। सोशल फोबिया में आपको लोगों से डर लगना शुरू हो जाता है कि लोग मुझे जज करना शुरू कर देंगे, आप आइसोलेट हो जाते हैं। बिल्कुल, आप इस वजह से मिलते नहीं है लोगों से, बहुत अपने आप को आइसोलेशन में रखते हैं, तो ये भी उसी की एक वजह है। बिल्कुल, इस वजह से लोग लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, जो कि और ज़्यादा उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज तक पैदा कर देती है, क्योंकि आपको लोगों से खौफ आना शुरू हो जाता है कि मैं जो हूँ ना एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो वर्क प्लेसेस पे भी जैसे फिर आपको अपने काम के लिए भी मसला होगा। अगर आप जॉब्स के लिए जाएंगे वहाँ पे भी आप यही सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे जो है लोग कैसा सोच रहे हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप्स में अगर देखें, मैरिजेस में देखें, आपको वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। आपका इवन कि स्पाउस आपको जज करना शुरू कर देगा कि आप जो है लेस जो है अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ये तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन की, स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट कर देगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाएगा, मसाइल हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके अंदर नफ्सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा आप लो मूड का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का, तो ये फिर आपको जो है ना और बीमारियों की तरफ लेके जाती है। लोनलीनेस में अब आप आ गए हैं, अब आप फंक्शनल नहीं रहे, अब आप सोसाइटी में आपको लग नहीं रहा कि मैं कोई प्रोडक्टिव रोल जो है वो प्ले कर रहा हूँ। तो वो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ इस्टीम को बहुत लो कर देगा और आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी वर्थ जो है वो बहुत कम महसूस करेंगे कि मुझे जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो ये फिर आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी डेवलप कर सकता है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसमें एक तो डिप्रेशन का एलिमेंट होता है जिसमें आप बिल्कुल लो मूड की तरफ जाते हैं, जिसमें सुसाइडल हो जाते हैं। एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, आप छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अरूज, इसमें हमारे मिजाज का बहुत अहम इसमें रोल है। सोसाइटी का भी जो एक बिहेवियर है वो एक शख्स की तरफ के, अगर वो अपने आप को लेस अट्रैक्टिव महसूस कर रहा है या दीगर
मसाइल हैं। आप कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, जो आपके फीचर्स हैं, ये अगर आपका गोरे हैं, काले हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, अगर बाल गिर गए हैं तो अब क्या किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें जिम्मेदारी सोसाइटी की भी आयद होती है। हमारे यहाँ ये मिजाज क्यों है कि आप लोगों को क्रिटिसाइज ही करते हैं या फिर आप इतने जजमेंटल हो जाते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से जन्म लेती हैं? जी बिल्कुल, आपके जो सवाल का पहला हिस्सा है जिसमें आपने ये सोसाइटी की स्टैंडर्ड्स की बात की है, जी बिल्कुल आपने सही कहा, स्टैंडर्ड्स हमने बहुत ज़्यादा ब्यूटी के जो है ना हाई कर दिए। हमने बिल्कुल एक बारबी डॉल वाला एक जो इमेज हमने बना दी है, जी इस तरीके से कोई किसी की हाइट हो, इस तरीके से किसी का कम्प्लेक्शन हो, तभी जो है वो इंसान ब्यूटीफुल होगा। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने जो है ना लोगों को नेगेटिवली जज करना शुरू कर दिया है। हम उनको जैसे वो हैं हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम लोगों को जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वो डेफिनेटली, जैसे आपने बताया, कुछ नेचुरली एक बंदे के फीचर्स हैं जिसको वो कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं कर सकता। डेफिनेटली वो तो बहुत कम लोग हैं ना जो वो फिर कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, ये लेकिन वो भी सब अननेचुरल चीजें हैं, नेचुरल तो नहीं है वो। जी बिल्कुल, तो ये डेफिनेटली ये जो आर्टिफिशियली मतलब एक तरह से आपके लिए ये है कि आप अपने आप को बेटर फील करवा सकते हैं, लेकिन एक हद तक आप करवा सकते हैं। उसके बाद जो है ना मजीद फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो तो शटर होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कंपोज करें। जो लोग भी हेयर लॉस का शिकार हैं या इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये है कि दे शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट, ताकि वो जो है उस चीज़ को ठीक करें। अगर वो उस चीज़ को क्योर कर सकते हैं तो वो उसकी तरफ जाएं। दूसरा जो है ना अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए जो है ना वो अपने आप को, वो अपनी सेल्फ इस्टीम को हाई रखें और पॉजिटिविटी हासिल करने की कोशिश करें। जो लोग पॉजिटिव हैं उनके इर्द गिर्द बैठें। पॉजिटिव एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव लोगों में स्टैंडर्ड्स को भी रीडिफाइन किया जा सकता है कि जो हमने खुद अपने ऊपर इम्पोज कर लिए, मैं खुद तारी कर लिए मैं और पूरी सोसाइटी, इवन कि हमारे यहाँ तो वो सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप एक पिक्चर लगाते हैं, 10 फिल्टर्स उसके ऊपर आपने लगाए हुए होते हैं और तब जाके आप उसको करेंगे कि सोशल मीडिया पे लोग मुझे देखें। तो ये चीज़ें भी बड़ी नेचुरल है। अब कब तक हम इसी के पीछे चलते रहेंगे? जी बिल्कुल, एक किस्म का हमने एक इल्यूजन्स बनाए हुए हैं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं और वो जो कि रियलिटी में नहीं है। जिस तरह आपने फिल्टर्स की बात की है, तो रियल में हम अपने आप को नहीं एक्सेप्ट, हम नहीं समझ रहे कि हमें लोग ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने जब हम खुद नहीं कर रहे तो कोई दूसरा क्या करेगा? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि मैं जैसा भी हूँ, मुझे जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है मैं परफेक्ट हूँ। बिल्कुल। उसके बाद ही लोग जो है ना वो आपकी इज्जत भी करेंगे और आपको खुद भी कॉन्फिडेंस। सबसे पहले तो आपको खुद निकलना। अच्छा, इसको ओवरकम कैसे करते हैं, इस पे मैं आती हूँ, बात हम करते हैं। फरूख कुछ ऐड करना चाह रही है, मेरा ख्याल है वो भी कर लीजिएगा और फिर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चलते हैं। नॉर्मली जो फिल्टर्स की बात है, इसमें हमारे यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम जो ये एप्स आ गई हैं। अब फिल्टर का जहाँ तक करैक्टर है, हम इस चीज पे काम नहीं करते कि हमारी स्किन अच्छी हो, बजाय कि हम इस चीज पे फोकस करें कि हमारी स्किन इक्वल हो, उसकी हेल्थ पे काम करें। हम उस पे काम करते हैं कि बस हम किसी तरह हम गोरे हो जाएं, वाइट हो जाएं और हम अच्छा दिखें। और नॉर्मली इसी आजकल अगर हम देखेंगे हर पेशेंट जो आ रही है फीमेल, उनकी स्किन बर्बाद हुई होगी। जी क्यों हुई होगी? क्योंकि वो ऐसी चीज़ें लगा रही हैं जैसे कि बहुत सस्ती वाइटनिंग क्रीम, फार्मूला क्रीम। वो क्या करती हैं कि वो आपकी जो स्किन है वो उसका बिल्कुल लेयर को डैमेज कर देती है और आपकी स्किन बिल्कुल लटक जाती है। अब अगर वो आपकी लटकी हुई स्किन अगर गोरी भी होगी तो वो इतनी आर्टिफिशियल लगेगी, बजाय कि अगर आपकी स्किन थोड़ी हेल्दी होनी चाहिए, जिसपे हमारी सोसाइटी में कोई काम ही नहीं कर रहा उसके ऊपर। ठीक है, आपका तो स्किन का भी है, लेकिन अब इतना वक्त नहीं होगा कि उसको भी हम उस पर ज्यादा बात कर पाए। मुझे फिल्टर से अचानक से याद आया। हेयर ट्रांसप्लांट का मुझे बताइए कि क्या तरीका कार होता है, क्या बहुत पेनफुल होता है, कितना सक्सेसफुल होता है, कितनी कामयाबी है? सक्सेस का जो ताल्लुक है वो सबसे पहले बेसिकली जब कोई भी पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट का सोचता है तो उसका जो रिसोर्स है उसे हम डोनर एरिया कहते हैं, जो कि आपके हेड की बैक पे होता है। तो उसके लिए हम डोनर एरिया को जज करते हैं। 95% जजमेंट नॉर्मली ठीक होती है, 5% जजमेंट हमारी भी गलत हो सकती है, क्योंकि उसमें स्किन का बड़ा रोल है। जो लोग स्मोकर हैं, जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं, उनकी स्किन उतनी अच्छी नहीं होती जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो पहले जब हेयर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था ईयर 2000 में, उस ज़माने में हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए स्ट्रिप मेथड यूज़ होता था। अब पेशेंट उससे डरता है, उसमें दर्द से ज़्यादा थोड़ा सा एलिमेंट आता है फियर का कि उसमें स्टिचेस होते हैं, तो स्टिचेस से लोग डर जाते हैं। तो अब नॉर्मली स्ट्रिप मेथड ख़त्म ही हो चुका है, बहुत कम लोग उसको कर रहे हैं।
तो अब क्या करते हैं कि बैक एरिया से इंडिविजुअली हेयर को पिक करते हैं, जिसे FUE कहते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। कई लोग उसको लेज़र भी कहते हैं, हालांकि लेज़र का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोग उसको खुद से टर्म उन्होंने बना दी है। FUE में पहले हम एक एरिया से बाल को पिक करते हैं इंडिविजुअली, तो हमारी कोशिश होती है कि पूरे एरिया से हेल्दी जो टिश्यू है, ग्राफ्ट है, फॉलिकल है, हम उसको पिक करें। उसको पिक करने के बाद जो फ्रंट एरिया है उसको हम नम करके, सुन करके उसके अंदर हेयर को, जी एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है। वो पेशेंट की एज, उसकी हेल्थ के डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बनाना है, वो उसके अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। सुन करके एक एक बाल को फिर हम नेचुरल तरीके से उसमें प्लांट कर देते हैं। ये 7 to 8 आवर्स लॉन्ग प्रोसीजर होता है और इसमें पेन का जहाँ तक ताल्लुक है पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। जो लोग स्मोकर हैं उनको पेन नहीं होता, उनका टाइम ज़्यादा हो जाता है। वजह क्या होती है कि आप जब आपकी बॉडी में आप स्मोकिंग करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, तो स्किन हमें टफ टाइम देती है। जिनकी स्किन, जो लोग स्मोकर नहीं होते उनका काम थोड़ा क्विकली हो जाता है क्योंकि उनकी स्किन स्मूथ होती है। अच्छा, जी, तो स्किन का बड़ा रोल है। अच्छा, और बाद में फिर क्या इसका इफेक्ट होता है और किस किस्म की केयर हमें करनी चाहिए? कुछ स्पेशल कुछ मेडिसिन आप लोग मेडिसिन तो नॉर्मली 5 डेज शैम्पूज वगैरह, शैम्पूज का ताल्लुक ट्रांसप्लांटेड हेयर से नहीं होता, वो जो आपके बाल गिर रहे होते हैं उनके साथ होता है। तो जो पहले जैसे आपने पूछा पेन का, तो पेन का इसमें बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको पेन होगा, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया जहाँ हम लगा देते हैं वो जगह पेनलेस हो जाती है। और वो लोकल एनेस्थीसिया का फॉर्मुलेशन ऐसे होती है कि वो घंटों आपकी स्किन को नाम सुन रखता है। वो कोई 1 घंटा या 2 घंटे के लिए नहीं होता, और वो आपकी स्किन पे जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो वो फौरन वापस नहीं जाता, फिर वो ग्रेजुअली वापस जाता है। जी, तो वो उसके बाद जब आपके बाल लग जाते हैं तो आपकी मेन एहतियात यही होती है कि आपका सर कहीं टकराए ना, सीधा सोना होता है 48 आवर्स, चाय कॉफ़ी से 48 आवर आपने परहेज़ करना होता है। उसके बाद जैसे जैसे 48 आवर गुजरते हैं आपकी इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट 8 डेज़ यही होता है कि आपने अपने सर को हाथ नहीं लगाना, जो टॉप फ्रंट एरिया है। उसके बाद जो बैक एरिया होता है, डोनर एरिया, उसको क्योंकि FUE में वो 48 आवर के बाद 80% हील हो जाता है सुपरफिशियली। उसके बाद आप उसको वॉश कर सकते हैं, आप उसे क्लीन कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। 10 डेज़ के बाद आपकी इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाती हैं, जो लगे हुए बाल होते हैं वो सारे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ स्कैबिंग आ जाती है, वो क्लियर हो जाती है। उसके बाद आपने 3 मंथ्स वेट करना होता है। ये बड़ा टफ पीरियड होता है, हर कोई पूछ रहा होता है कि भाई बाल लगे थे कहाँ गए। 3 मंथ्स के बाद ग्रेजुअली आपको थोड़ी थोड़ी ग्रोथ नजर आती है। अगले 3 मंथ्स में आपकी 60 to 70% ग्रोथ हो जाती है, जिससे जाहिर है आपकी 100% के लिए कितना टाइम लगता है? 1 ईयर मैक्सिमम। अच्छा, 1 ईयर में आप ये समझें कि 100% रीग्रो कर जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के 6 मंथ्स में बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं, लेकिन एक हम पैरामीटर जो टाइम का देते हैं वो 1 ईयर है। 1 ईयर के बाद आप डिसाइड किस किस्म की केयर होती है दरमियान में जो आप कर रहे होते हैं? पूरा 1 साल जाहिर है कि 1 साल में कोई कॉम्प्लिकेटेड केयर नहीं होती है। उसमें यही होती है कि आप कुछ ऐसे एंटी हेयर लॉस प्रोडक्ट लगाएं जिससे आपका अपना बाल ठीक हो, ब्लड सप्लाई स्कैल्प की इनहेंस हो। इसकी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केयर नहीं है। अच्छा, बड़ी माइनर सी केयर है, और उसमें यही है। और नॉर्मली जिन लोगों को हेयर लॉस होता है वो क्या करते हैं कि 4-4 दिन सर कोई नहीं धोते। आपके पास लोग आ रहे होते हैं, सर डेंड्रफ से भरा हुआ है, तो आप पूछते हैं जी वॉश क्यों नहीं किया, तो जवाब ही आता है वो मैं वॉश करता हूँ तो बाल ज़्यादा गिरते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट गलत है। आप जितना अपने सर की स्किन को साफ रखेंगे, ऑयल फ्री रखेंगे, डेंड्रफ फ्री रखेंगे, वो उतने ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कितनी मरतबा वॉश आप एडवाइस डेली? तो मैं तो मस्ट डेली ज़रूर करती हूँ। डेली आप ज़रूर वॉश करें। शैम्पू ऑर्गेनिक शैम्पू लगाएं ना, एंटी हेयर लॉस ऑर्गेनिक शैम्पू जब आप लगाते हैं तो आपके बालों को डैमेज नहीं करता, ना आपकी स्कैल्प को डैमेज करता है। और नॉर्मली हेयर लॉस यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, स्कैल्प के रूट्स का प्रॉब्लम है कि वो आपकी स्कैल्प को ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही। जो एंजाइम अल्फा 5 है वो डिसकंटिन्यू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे आप केयर करेंगे, रेलेवेंट केयर करेंगे, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ गई जिनके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। सिर्फ आपने थोड़ा पेशेंस के साथ उनको यूज करना और सोच समझ के, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके। सिर्फ ये नहीं कि जो बहुत महंगा है वही अच्छा है और बहुत सस्ता अच्छा हो सकता है। तो आपने डिसीजन ये लेना होता है कि आपको जो चीज सूट कर रही है। अच्छा, एक और चीज मुझे डॉक्टर साहब की तरफ जाना है। वो जो कहा जाता है कि शैम्पू आप चेंज करते रहें बार बार अपना, तो इसमें कितनी सदाकत है? इसमें 50% सदाकत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही शैम्पू से उनको प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को शैम्पू एक ही सूट करता है।
मेरा ख्याल है इसमें आप खुद समझते हैं इस मामले में कि जो आपको सही लगता है जिसको सूट करता है वो बरसा बरस एक ही शैम्पू यूज करता रहे, यानी नो इशू, आप उसको करते रहें, और अगर सूट नहीं करता तो आप चेंज कर लें, आप खुद डिसाइड करें कि क्या करना है। अच्छा, ओके फाइन। डॉक्टर साहब, कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से भी मैं चाह रही थी कि थोड़ा डिस्कस करें, बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है और किस किस इन्फेक्शन के हवाले से जो है वो ज़्यादा कारगर साबित होती है। देखिए, वैक्सीन जो है वो उसका एक प्रिवेंशन में काफ़ी रोल है। जैसे अभी पहले आपने देखा था कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आ रही थी तो मतलब हर कंट्री इस पे काम कर रही थी। तो वैक्सीन की इम्पोर्टेंस इतनी है जितना अभी हमें डिमांड है इसकी कोरोना की, और इसी तरह की बहुत सी इन्फेक्शन जो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन थी उनको वैक्सीन से प्रिवेंट किया गया है। वैक्सीन रूटीन में नमूनिया की वैक्सीन अवेलेबल है, हमारे जो प्रोग्राम पाकिस्तान का चल रहा है उसमें नमूनिया की वैक्सीन अवेलेबल है, ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन है, पोलियो की कैंपेन्स भी चल रही हैं, रूटीन वैक्सीनेशन है, डायरिया की वैक्सीन मौजूद है। इसके अलावा डिफ्थेरिया एक बीमारी होती है, टेटनस है, इसके अलावा काली खांसी है, इसकी है, गर्दन तौर बुखार की वैक्सीन अवेलेबल है, फिर खसरे की वैक्सीन अवेलेबल है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी अवेलेबल है, टाइफाइड की अभी कैंपेन चली थी तो टाइफाइड की वैक्सीन। तो वैक्सीन का रोल प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एज के हवाले से भी मुझे बता दीजिएगा कि छोटे बच्चों को जो हम इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं, हिफाजती टीके जिनको कहा जाता है, तो वो ज़रा थोड़ा सा एज वाइज इसका एक स्केड्यूल बना होता है बच्चों का। वैक्सीन का एक स्केड्यूल है जो हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान में EPI प्रोग्राम कहते हैं, उसमें प्रॉपर स्केड्यूल है, और उसमें बर्थ पे वैक्सीन होती है, उसके बाद 6 वीक्स पे होती है, फिर 10 वीक्स पे होती है, फिर 14 वीक्स पे होती है, फिर 9 मंथ पे होती है, और फिर 15 मंथ्स पे होती है। ठीक है, तो ये तकरीबन आपकी काफ़ी बीमारियां जो और उसके बाद जो इससे बड़े जो बच्चे हैं 3 साल के, इसके बाद कैंपेन्स हैं, लाइक जैसा टाइफाइड की वैक्सीन है उसकी अभी हमारी कैंपेन चली थी, तो वो हैं कुछ वैक्सीन। नहीं, जो पहले बच्चों को इंजेक्शंस लगते हैं उसमें ये कवर नहीं होते हैं, जो टाइफाइड और ये सारे टाइफाइड की हमारी EPI स्केड्यूल में गर्दन तोड़ बुखार की बिल्कुल है, हमारा जो स्केड्यूल गवर्नमेंट का उसमें अपनी गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन टाइफाइड की अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन टाइफाइड की अभी गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाई थी, उसमें काफ़ी पॉपुलेशन को कवर किया गया है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट जो है वो तो जाहिर इस पे काम कर रही है, पोलियो के कतरे तो घर घर जाके बच्चों को पिलाए जाते हैं, लेकिन लोग अभी भी इस मामले में बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते हैं, उसको इतना सीरियस इशू समझते नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ तो कुछ इलाकों में ऐसा भी है कि लोग बच्चों को पिलाते नहीं हैं पोलियो के कतरे। इस हवाले से कोई मैं चाहती हूँ कि मैसेज आप आवाम को दीजिएगा, कितना अहम है आपके बच्चों के लिए। इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पोलियो की वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब इनके पेशेंट्स आप देखते हैं पोलियो के दिन, उनके पेरेंट्स की सफरिंग देखते हैं, तो फिर आप जाके देखते हैं कि इसकी पोलियो वैक्सीन की कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैक्सीन के बारे में जितनी मिथ्स हैं ना, जैसा अभी कोरोना वैक्सीन के बारे में लोग बहुत सी मिथ्स हैं, और इसी तरह पोलियो के बारे में, दिस ऑल आर टोटली रॉन्ग। ठीक है, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन टूल है, और मोस्टली वैक्सीन जो हैं इनकी जितनी कम 90% तक कवर करती हैं। तो मतलब इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि पोलियो की वैक्सीन शुड बी गिवन, दूसरी कोई राय नहीं है इसमें। बच्चों को जरूर आप जी बिल्कुल पोलियो के जो भी गवर्नमेंट प्लान करती है उसके हिसाब से अपने उस पे अमल करना चाहिए। और रूज, मुझे ये बताइएगा, हम जो पहले बात कर रहे थे कि कैसे ओवरकम किया जा सकता है इस कॉम्प्लेक्स को। अगर आप ऐसा से कम तरीका, ऑब्वियसली आप शिकार हो जाते हैं तो कभी आप आइसोलेट हो जाते हैं, कभी आप अग्रेसिव हो जाते हैं, यानी एक पॉजिटिव जो एक पर्सन जिसकी हमें ज़रूरत होती है सोसाइटी के लिए, वो आप उसमें से निकल जाते हैं। तो इसको कैसे ओवरकम करें जी, कॉन्फिडेंस कैसे अपना बहाल करें? जी, इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि पॉजिटिव कंपनी आपकी हो, इसके अलावा सोशल सपोर्ट जो है ना वो आपको लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आप आइसोलेट हो जाएंगे तो ये वही पॉइंट होता है जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाते हैं, जब वो सबसे पहले बिल्कुल सबसे जो है ना अलग थलग होना शुरू होते हैं। वार्निंग साइंस आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा बंदा जो है वो अपनी फैमिली या कहीं किसी को ऐसी बात कह ज़रूर देता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग हूँ। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स, बल्कि अगर किसी आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो आपको लग रहा है कि बहुत लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है, तो और वो इस किस्म की बातें जो आपसे कर रहा है, तो आप खुद भी जो है ना उसको सोशली सपोर्ट करें, उनसे राब्ते में रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और उनको एक प्रोफेशनल जो है ना, एक साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशंस लेने चाहिए, ताकि जो है वो अपने आप को इस चीज़ से निकाल सकें, जो कि एक स्टिग्मेटाइज हुई हुई है चीज़ के जी हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के सर्वाइवल के लिए, किसी की ज़िंदगी के लिए जो ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है।
और इसके अलावा जो वेस्ट में तो आमतौर पे ऐसी हॉटलाइंस बनी हुई होती हैं, इवन के वहाँ पे जैसे ब्रिजेस होते हैं जहाँ से लोग अक्सर कूद जाते हैं। तो जैसे यूएसए में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हॉटलाइंस ऐसी बनी हुई है कि वहाँ पे आप जो है वो कॉल कर सकते हैं, किसी को असिस्टेंस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। तो इस तरह का निज़ाम हमारे यहाँ भी एक लाने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह की हॉटलाइंस जो हैं वो बनाई जाएँ, ताकि कोई बंदा अगर इस नहज पे पहुँच गया है कि वो अपनी ज़िंदगी से इतना तंग है, तो वो जो है फौरी तौर पे अपने आप को रोक सके। और बाकी यही है कि हम अपनी फैमिली से भी सपोर्ट ले सकते हैं। मैं आपसे यही बात करने चाह रही थी कि ये जो हॉटलाइंस की आप बात कर रही हैं, या फिर ये सारे ज़रा ऊपर की बात आ जाती है ना, जिम्मेदारी घर वालों की सबसे ज़्यादा होती है कि फैमिली को कैसे देखती हैं, पेरेंट्स को कैसे देखती हैं, बहन भाइयों की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ भी हम लैक कर रहे होते हैं। वो कितना इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल, फैमिली का रोल तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी स्पाउस है, जो भी हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें रोल प्ले करना होगा कि वो अपने अंदर जो है ना एक एम्पैथी डेवलप करें। एम्पैथी का मतलब ये है कि आप किसी इंसान को उसके शूज़ में देखें और एक्सेप्ट करें कि वो बंदा कैसा महसूस कर रहा होगा। एक तो हमारे अंदर सिंपैथी का कल्चर है ना, वो सिंपैथी ज़रा फ़र्क है एम्पैथी से। सिंपैथी में एक वो अगला बंदा भी एक बेटर फील नहीं कर रहा होता जो कि एक प्रॉब्लम का शिकार है, तो आपने उनको सिंपैथाइज नहीं करना, आपने जो है ना उनकी सिचुएशन को समझना है कि एक प्रॉब्लम में है और आपने उनको एक्सेप्शंस देनी है अनकंडीशनल। यानी कि कोई इसमें आपकी शर्त नहीं होनी चाहिए, एक अनकंडीशनली आप जब किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी ना सिर्फ पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है और वो अपने आप को जो है डिप्रेशन से भी। हमारे यहाँ ओवरऑल ये है ना कि आप थोड़ा एक तो जजमेंटल भी आपका बिहेवियर होता है, दूसरा फिर आप मजाक भी उड़ाते हैं। लोग अगर फिर उसमें ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं कि आप अपने आप को मज़ीद अपने आप में जो है वो महसूर कर लेते हैं, अपने आप को कैद कर लेते हैं, क्योंकि लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तमस्खर उड़ा रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल होती है। जो आप एक सोसाइटल टेंडेंसी की बात कर रही हैं या इस किस्म के जो एक्ट्स होते हैं, तो उसमें जो है वो यही चीज़ें जो अब बुली कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें रोल प्ले करती है, इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो उसको कैसे आप ये समझती हैं कि लोकल लेवल पर कैसे रोका जा सकता है? अब एक तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हर इदारे में एक साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और इस स्टिग्मा को ख़त्म करना चाहिए कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, वो पागल नहीं है, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी बेहतरी के लिए वो जा रहा है। जी बिल्कुल, इसके लिए जो है गवर्नमेंट को भी एक रोल प्ले करना होगा कि वो ऐसे अवेयरनेस सेमिनार्स जो हैं वो अरेंज करवाएं, ताकि हर लेवल पे डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या विलेजेस में अगर लोग इतने एजुकेटेड ही नहीं है तो उन तक भी ये बात पहुँचे कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ। तो अभी यहाँ से बताने की ज़रूरत है ना कि बिल्कुल आगाज़ से उस पर बात की जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी है ना कि किसी को एक वो जिन वाली हम वो कह देते हैं कि इसको जो है ये एक प्रॉब्लम हो गई है, इसके ऊपर जो है जिन आसेब आ गए हैं, तो अक्सर नफ्सियाती जो मरीज होते हैं ना उसको हम इस तरफ भी ले जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। फिर हम उनको दूसरे तरीके से इलाज करना शुरू करते हैं, दम दरूद के जरिए हम उनको प्रोफेशनल के पास लेके नहीं जाते, उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम नुक्ता है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि हमारे यहाँ बहुत एक बड़ी आबादी जो है वो देहातों में रहती है, तो वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं है, मालूम नहीं है लोगों को, तो वो फिर इस तरफ इसको ले जाते हैं। फरूख, आपने कहा कि 25 से 45 तक जो है ये एज ब्रैकेट आप बहुत ज़बरदस्त कंसीडर करते हैं जी। उससे आगे के लोग जो हैं, अगर वो भी उनका भी जी चाहता है कि ट्रांसप्लांट कराएं, क्यों नहीं, तो वो क्या करें? वो ये करते हैं कि नॉर्मली ये मैंने एक रैंडम बात की है, हमारे पास फिर इस तरह से होता है, जब पेशेंट आता है तो हम उसको उसकी सारी हिस्ट्री लेते हैं, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हमें सब बताओ। तो नॉर्मली अगर 50 तक कोई भी अगर पर्सन हेल्दी है, उसे कोई कार्डियक डिजीज़ नहीं है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, तो करने में हर्ज नहीं है। कार्डियक डिजीज़ जिसे है उसे आप लोग बिल्कुल मना कर देते हैं? नहीं, हम उसका कार्डियोलॉजिस्ट से, उनको हम कहते हैं कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एडवाइस लेके आएं, क्योंकि इस एज में हर दूसरे तीसरे बंदे को स्टंट तो डले हुए होते हैं। उसके लिए उनका हम एको और ईटीटी टेस्ट रिकमेंड करते हैं, और फिटनेस सर्टिफिकेट हमें ज़रूरत होता है, क्योंकि नॉर्मली जिनका बाईपास हो उनको तो मना ही कर देते हैं। अच्छा, कि आप मत करवाएं, बेहतर तो यही है। देखिए, आप जितना सिक्योरिटी में रहेंगे काम करते हुए, आप उतना सेफ रहेंगे, रिस्क फैक्टर कम होगा। तो नॉर्मली जिसको भी जो डिजीज़ है, हम उसे ये कहते हैं कि आप अपने स्पेशलिस्ट से रब्ता करें। अभी जैसे पिछले दिनों एक मेरे पास क्लाइंट है, तो वो विलिंग है लेकिन उनको कैंसर रह चुका है। अब मैंने उनको सिंपली मना कर दिया, फिर वो जहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनके पास गए, उनसे मेरी बात करवाई,
तो उन्होंने अलाउ कर दिया, उन्होंने कहा नहीं अब ऐसा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं लेते तो आप इनको कर सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट कोई इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है कि इसको करें तो कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन आप जब जितना आप सिक्योरिटी रखेंगे काम करने से पहले उतना आपको बेनिफिट होगा। जितना आप सोचेंगे कि भाई तो इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि देखिए क्वालिटी ऑफ वर्क बड़ा मैटर करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी हर चीज़ में मैटर करती है। आप एक मोबाइल फ़ोन ले लें, एक पेन ले लें, एक कपड़ा ले लें, जिस तरह उसमें क्वालिटी मैटर करती है तो इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट में भी क्वालिटी एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। जाहिर है जो करने वाले लोग हैं अगर उनका, क्योंकि ये एक पर्सन नहीं कर सकता, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, टर्की में कहीं भी कोई एक पर्सन नहीं करता, ये टीम वर्क है। और ना ही आपको 1 या 2 दिन में आता है, ये भी आपको साल हर साल करने के बाद आप एक सिस्टम में पहले एंटर होते हैं, पहले सीखते हैं, फिर आप ग्रेजुअली सीख के करना स्टार्ट आगे बढ़ते जाते हैं। ये नहीं है कि आप आए और 2 दिन में आपने हेयर ट्रांसप्लांट सीख लिया। आपको साल हर साल की मेहनत के बाद चीज़ें समझ आती हैं कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। टीम बनानी होती है बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। वो जब आप करते हैं तो आप वो जितने बेहतर और अच्छे मंजे हुए लोग होंगे वो उतना चार्ज करेंगे। हमारे यहाँ अफोर्डेबिलिटी का इशू है, लोग चले जाते हैं हर दूसरे तीसरे के बंदे के पास जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो वहाँ भी नुकसान फिर उनका रिजल्ट भी तो नहीं आता ना। अब देखें अगर हम बात करें 2005 की, 2005 में हेयर ट्रांसप्लांट हर दूसरा शख्स नहीं कर रहा था, कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन जितना होता था 80% अच्छा ही होता था। अभी राइट नाउ 50% अच्छा होता है, 50% ख़राब होता है। वजह ये है कि लोग जब पेशेंट आके डिमांड करता है भाई प्राइस कम करो, तो उन्हें फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन एवरेज प्राइस इसकी अगर आप देखें तो रफली 100,000 का फिगर माइंड में रखें अगर आप एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं। सेकेंडली हर हेयर ट्रांसप्लांट तो उसमें फुल आप उसमें बात कर एक डे की सर्विस के नॉर्मली ये चार्जेस होते हैं। अच्छा। आजकल अगर आप देखें तो एक ब्राइडल मेकअप 70 to 80,000 का होता है, जो कि आप फेस वॉश करते हैं तो उतर जाता है। तो उस लिहाज से एक पूरी लाइफ अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट की तो ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है ना होने के बराबर। मैं तो इस मार्केटिंग के अगेंस्ट अब एक सवाल आपसे करने लगी हूँ कि मुझे ये बताएं कि नेचुरल रेमेडीज क्या है, किस तरह से इंटरनली अपनी हेल्थ को बेहतर करें और इन सारी चीज़ों से बच जाएं। नेचुरल रेमेडीज अनफॉर्चुनेटली हेयर लॉस में कोई नहीं है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करें कि हेयर लॉस ठीक हो जाए। इसके ज़्यादातर नहीं होता क्या? बहुत लंबा प्रोसीजर है। हमारा एक लाइफस्टाइल भी ऐसा ना थोड़ा सा, उसमें भी अगर आप ये जेनेटिक लोग ये अच्छा जेनेटिक है, मल्टीविटामिन्स लें या कुछ ऐसी आप मेडिसिन भी देखिए जब आप अपना विटामिन लेवल बेटर रखते हैं, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो उससे ये होता है कि अगर आपको 100% बालनेस आनी है तो आपको 50% आएगी। फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट ये नहीं है कि आपका आएंगे तो आपका सर पहले की तरह भर जाएगा कि डॉक्टर साहब जैसे बाल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। उसमें भी हमने एक एंगलिंग और कैमोफ्लेजिंग क्रिएट करते हैं कि देखने वालों को पता ना चले। काइंड ऑफ मेकअप ही है, परमानेंट मेकअप है, कि वो पता नहीं चलता कि आपका बिल्कुल फ्लैट सर है और आपके थोड़े से उसमें बालों का एडिशन हो जाता है। तो नॉर्मली यही समझाया जाता है जितना आपका अपना बाल एग्जिस्ट करेगा आपका डेंसिटी लेवल भी उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी तो स्टेम सेल थेरेपी पे भी काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है इसके ऊपर। सेकेंडली जब तक इसके हेयर ट्रांसप्लांट में डेंसिटी तभी पॉसिबल है जब आपकी डोनर में क्लोनिंग आएगी। वो तो हम सुन रहे हैं कि जी साल से कि क्लोनिंग आ रही है, हो रही है। वीकेंड एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस पे काम हो रहा है, देखते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं। टू गो, देखें अब वो कब तक। डॉक्टर साहब जो मैं नेचुरल रेमेडीज़ की बात इनसे कर रही थी, मैं ये चाहूँगी कि यही सवाल आपकी तरफ कि वो किस किस्म की ग़िज़ा जो है वो हम बच्चों को दे सकते हैं, कुछ ऐसी एहतियात हम करें कि जिससे इन सब चीज़ों से बच्चों को बचाया जा सके, कुछ इस हवाले से ज़रा बताइए। डाइट जो है ना वो नेचुरल डाइट ही हम रिकमेंड करते हैं जो हम घर में बनाते हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा सादा ग़िज़ा घर में बनाई गई। अनफॉर्चुनेटली पिछले 15-20 साल में ये हमारा जो फूड पैटर्न चेंज हो गया, जिसमें बाहर के खाने और जिस बर्गर्स और या इस तरह के फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बच्चे चले गए, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ वो नहीं होती जो हमारी नेचुरल डाइट की होती है। तो सबसे पहले तो हमें ज़्यादा नेचुरल रहना पड़ेगा, जो रूटीन का हम खाना खाते हैं उस पर रहना पड़ेगा। और बाकी परहेज़ तो आपको मैंने जैसा बताया कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कैसे बचाव करना है और जीआईटी इन्फेक्शन जिसमें डायरिया वगैरह उसमें कैसे करना है। अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाएंगे,
तो उसे एक्यूट डायरिया जो बच्चों में लूज मोशन या डायरिया इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और इसके अलावा टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस, इससे बचा जा सकता है। आप घर का बना फ्रेश खाना खाएं और उससे, और नेचुरल वाटर आप यूज़ करें, उसको बॉयल करना होता है, आपने जस्ट रिकमेंडेड 1 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर हो, और उसमें भी कोई एक्सपेंसिव वाटर की तो ज़रूरत एक नहीं है। बड़ा इशू है ना, पानी के, साफ पानी मैसर नहीं है, तो फिर 1 मिनट पानी को बॉईल करके उसी पानी को आप जी, इस्तेमाल कर लें तो कंटिन्यूसली ज़्यादा बॉइलिंग वाटर बेहतर है। 1 मिनट के लिए, आपके जितने एक्सपेंसिव वाटर हैं उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप तो आप इसी से सिंपल काम वाटर चला को सकते यूज़ हैं। कर सकते हैं, उससे आप टाइफाइड से बच सकते हैं, रेस्पिरेटरी एक्यूट डायरिया जिस तरह, उससे बच सकते हैं, हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। तो और जो मोर आप नेचुरल। सादा ग़िज़ा की बात करें, हमारे यहाँ वो लंच बॉक्स के लिए बड़ा वो ख़वातीन को लगता है कि ये आसान काम है कि हम बाहर से चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए ले आएँ, बहुत सारी मिल जाती हैं, अब तो फ्रोज़न फूड मिल जाती हैं, वो उसको वो करें और बच्चों को लंच बना के दे दें, ये कितना नुकसानदेह है? एक्चुअली ये इजी तो है हाँ, उनके लिए, लेकिन ये नुकसान तो बच्चों के इसलिए है कि लिए प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें, इसके अलावा केमिकल्स डले होते हैं, और इसके अलावा मतलब ये है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वो नहीं होती जो नेचुरल डाइट की होती हैं। मतलब इससे पहले अभी जितना ट्रेंड बढ़ रहा है, इन्फेक्शंस बहुत सी बच्चों में, और बेस्टी लेवल्स हाई हो रहे हैं। अगर आप पहले से कितना इस रेशो को ज़्यादा देखते हैं डॉक्टर साहब, अगर पिछले कंपैरेटिव करें 15-20 साल पिछले कोई में 15-20 आपकी साल जो हमारी जो डिजीज़ेस बच्चों में भी हम जो देख रहे हैं ना, दैट इज़ रिलेटेड टू हमारी इन्वायरमेंट के साथ, उसका रिलेशन बहुत होता जा रहा है। कि आज से 15-20 साल पहले जब हम लोगों ने मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, उस वक्त तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाज नॉट कॉमन, और स्पेशली एलर्जिक डिसऑर्डर वाज नॉट कॉमन। और ये एक्चुअली इसका शायद डाटा पता नहीं है या नहीं है, लेकिन हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में 15-20 साल में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को, और प्रॉब्ली इसकी रीज़न एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। और सेकेंडली हमने जो बच्चों में ओबेसिटी जो देखी है कि ओबेसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इनकी इनएक्टिवनेस है, ये हमारी डाइट और हमारी जो हैबिट्स हैं कि घर में रहते हैं, गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, तो वो ये सेल दे आर फोन पे लगे हाँ रहते हैं ना जी। बच्चे, वो तो अगर दे आर फिजिकली अपने आप को दे एंगेज आर करने की दीज बजाय टू एक्टिविटीज थिंग्स की जो है बजाय ना, ये 2-3 चीज़ें बच्चों को दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग, और ये हम लोग क्लिनिक्स लेवल पे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कम्युनिटी को डील करते हैं, पेशेंट सबसे पहले हमारे पास आते हैं, और देन वी सी द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम पिछले 15-20 साल से बहुत कॉमन होती जा बजाय रही इसके है। कि आपके बच्चे सेल फोन पे बैठे रहें या बाकी वो टीवी के आगे बैठे रहें, आप स्पोर्ट्स की तरफ अपने बच्चों जी को राग़िब करें और जी, सादा जब ग़िज़ा खिलाएं। ये आपके सेल फोन नहीं थे, या मतलब गेम्स इतनी नहीं थी, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती आउटडोर थी, थी बिल्कुल। और उससे आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर होती थी, और डाइटरी भी हमारी चेंज हो गई है, तो दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग ओवर ये एक पॉपुलेशन। बड़ी वजह है और ये जिसकी शायद वजह इस से पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा, लेकिन जो हम ग्राउंड लेवल पे हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, जो हम देख रहे हैं कि दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग ओवर पॉपुलेशन। ठीक है। उरूज, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपने सेल्फ इमेज को, और ताकि अपने आप को हम खुद बेटर फील करें, अपने आप को अच्छा महसूस करें? हमारी इनफरादी तौर पर अपनी भी तो जिम्मेदारी है। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं तो बहुत सारी चीज़ों का फ़हम आपको भी होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ख़ुद एफर्ट करना कितना ज़रूरी है आपका? पर्सनल एफर्ट कितनी इंपॉर्टेंट? जी बिल्कुल, पर्सनल एफर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सम टाइम ये है कि आपको एक स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत होती है, यानी एक सोशली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप खुद एक डिप्रेशन में हैं तो वो इतनी इजीली आप अपने आप को नहीं उस लेवल से ऊपर कर सकते। इसके लिए जैसे मैंने पहले काउंसलिंग की बात की थी, वो बहुत ज़रूरत है उसकी। इसके अलावा बाकी एक्सेप्शंस जो हैं आपकी, मतलब अगर आप साइकोलॉजिस्ट से कर रहे हैं तो फिर आप उनसे कहें कि वो फैमिली थेरेपी करें, यानी आपकी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व, जी बिल्कुल, फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो आपके लिए जो है ना बेसिकली आपको वो उस सिचुएशन से ऊपर पूरा इन्वॉल्वमेंट उस किस्म का क्रिएट किया जाए ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। क्योंकि इंडिविजुअली जो है, अगर आपको जो है ना, आप खुद से उसको नहीं, जब तक कि आपका एक लेवल नहीं होता, पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रांग नहीं होती, तो फिर उस वक्त आपको ज़रूरत है कि आपकी जो फैमिली है उसको भी इन्वॉल्व किया जाए, और वो जो है आपको इस सिचुएशन से निकालने में मददगार होंगे। इसमें आपके कोई भी आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी लोग हैं, क्योंकि हर इंसान जो है ना वो आपके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है, और आपकी बॉन्डिंग भी सबसे ज़्यादा जो होती है वो उन्हीं टाइज़ जो आपकी होती हैं उन्हीं के साथ होती हैं। तो इसलिए जो है फैमिली थेरेपी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए। और बाकी जो है यही है कि मीडिया का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। मीडिया जो है वो पॉजिटिविटी जो है जनरेट करे, अवेयरनेस क्रिएट करे, लोगों को टिप्स दी जाएं कि किस तरीके से जो हैं वो इस तरह की सिचुएशन में अगर हैं तो वो कैसे निकल सकते हैं। तो साइको एजुकेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स जो हैं वो, जैसे आपने भी बताया कि एक हर इदारे में एक होना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है,
तो वो साइको एजुकेशन जब वो देंगे और मीडिया के ज़रिए भी जब बहुत ज़्यादा इस पे बात की जाएगी तो फिर उसको रेपिटिशन दोहराने की वजह से लोगों को जो है ना उस चीज़ की फहम होगी। बार बार आप उस पर बात करें, उस पर काम करें, ताकि फिर लोगों के जहन में वो चीज़ बैठ जाती है। फरूक, क्लास कमेंट ऑन इट, बस अब वक्त ख़त्म हो रहा है, कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें आवाम को? मैं आवाम से यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो खुश रहें। आप जिस इन्वायरमेंट में हैं चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढें, आप शॉर्टकट्स मत ढूंढें, जो चीज़ बेहतर है उसकी तरफ जाएं। और सबसे बढ़ के ये है कि अपने आप से प्यार करें और पॉजिटिव एनर्जी जो है। डॉक्टर साहब 30 सेकंड्स। सेम है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप जितना प्रिवेंट करेंगे उतना डिजीज़ से बचेंगे, और वैक्सीनेशन का रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी नेगेटिविटी हमें ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है, और अरूज की तरफ से तो मेरा ख्याल है पॉजिटिविटी का मैसेज जो है वही जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। फ़रूक रोशीन साहिबा, डॉक्टर ज़ीशान साहब और अरूज इलियास भट्टी हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, मुख्तलिफ जो हेल्थ इशूज़ हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे थे। जो एक आम अवामुन्नास की दिलचस्पी की चीज़ें होती हैं उन पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर इन मसाइल का कोई ना कोई हल भी हम लोगों को दें ताकि वो उस पर अमल कर सकें। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।